हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचएस जोन होम साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डी++ टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना पहचान में प्रक्रिया का पहला चरण है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का पहला चरण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कच्चे माल के लिए आपूर्तिकर्ताओं का चयन। ऑप्शन नंबर 2, वित्तीय अनुदान के लिए आवेदन। ऑप्शन नंबर 3, बाजार की ज़रूरतों और अंतरालों का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 4, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उद्यम को पंजीकृत करना। तो परियोजना पहचान करने के लिए सबसे पहले हम बाजार की ज़रूरतों को जानते हैं, बाजार में क्या डिमांड है उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, एक रिपोर्टर एक गांव का दौरा करती है जहां एक नया स्वास्थ्य केंद्र खुला है। वह स्थानीय परिवारों से बात करती है, बताती है कि केंद्र कैसे कार्य करता है तथा यह रिपोर्ट करती है कि इससे क्षेत्र में मातृ स्वास्थ्य में किस प्रकार का सुधार हो सकता है। यह परिदृश्य किस प्रकार की विकास पत्रिकारिता का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1, खोजी रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर 2, जन केंद्रित रिपोर्टिंग, पीपल सेंट्रिक रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर 3, घटना आधारित रिपोर्टिंग, इवेंट बेस्ड रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर 4, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक कोई रिपोर्टर है, एक गांव का दौरा करती है जहां पे एक नया स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है। वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करती है कि केंद्र कैसे काम कर रहा है और यह रिपोर्ट करती है और इसके बारे में वो बताती है, डिटेल में बताती है कि इससे जो मातृ क्षेत्र जो मातृ स्वास्थ्य में किस प्रकार सुधार हो सकता है। तो जब वो रिपोर्ट करती है यानी कि इसके बारे में वो एक्सप्लेन करती है, डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि इससे जो मातृ क्षेत्र में क्या क्या सुधार हो सकती हैं, किस प्रकार सुधार हो सकती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है कि डिजाइनरों और पारंपरिक कारीगरों के बीच सहयोग भारत के कपड़ा क्षेत्र में साधारणता को किस प्रकार सुदृढ़ करता है? ऑप्शन नंबर 1, डिजाइनर कारीगरों के साथ मिलकर संग्रह तैयार करते हैं जिससे उचित मजदूरी, नवाचार और वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होती है। ऑप्शन नंबर 2, पारंपरिक कौशल, ट्रेडिशनल स्किल केवल स्थानीय प्रदर्शनियों तक सीमित है। ऑप्शन नंबर 3, डिजाइनर बड़े पैमाने पर उत्पाद के लिए पारंपरिक मोटिव, ट्रेडिशनल मोटिव को डिजिटल रूप से दोहराते हैं। ऑप्शन नंबर 4, तेजी से उत्पादन के लिए कारीगरों की जगह आधुनिक मशीनें ले रही हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में ये हुआ है कि डिजाइनर और जो मॉडर्न डिजाइनर है और जो पारंपरिक कारीगर है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कैसे काम कर रहे हैं? जो ऑप्शन नंबर 1, डिजाइनर कारीगरों के साथ मिलकर संग्रह तैयार करते हैं जिससे उचित मजदूरी, नवाचार और वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होती है। जो डिजाइनर होते हैं, जो बड़े बड़े डिजाइनर होते हैं, जो लोकल कारीगर होते हैं, उनके साथ मिलकर बहुत सारे प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उनको उचित मजदूरी देते हैं, उनमें कुछ इनोवेशन को क्रिएट करते हैं और बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित करते हैं। जबकि वही अगर लोकल जो कारीगर होते हैं वो अपनी कारीगरी तो कर देते हैं, अच्छा मतलब सामान भी बना देते हैं, लेकिन अपने उस सामान को वैश्विक स्तर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी पद्धति विकास संबंधी समाचारों की विश्वसनीयता में सुधार करती है? ऑप्शन नंबर 1, शोध साक्ष्य और विशेषज्ञ स्रोतों से राय का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर 2, शोध तकनीकी जानकारी से पूर्ण रूप से बचना। ऑप्शन नंबर 3, कहानियों को आकर्षक बनाने के लिए अफवाहों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4, बिना सत्यापन के सरकारी प्रेस नोटों का उपयोग करना। तो जहाँ पे विश्वसनीयता की बात आती है, यानी कि जहाँ पे वैलिडिटी की बात आती है, वहाँ पे सबसे पहले रखा जाता है कि वहाँ पे साक्ष्य होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए, उस पर रिसर्च किए जाने होने चाहिए, उस पर विशेषज्ञ द्वारा स्रोत होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, पक्ष पोषण रणनीति एडवोकेसी स्ट्रैटेजी विकसित करने में प्रथम चरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1, समस्या की पहचान और उसे परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर 2, पिछले अभियानों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 3, सामुदायिक स्वयंसेवकों को जुटाना। ऑप्शन नंबर 4, मीडिया संदेशों को डिजाइन करना। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ पक्ष पोषक रणनीति एडवोकेसी स्ट्रेटजी। तो आखिर एडवोकेसी जो स्ट्रेटजीज होती है उसको हम क्यों प्लान करते हैं? आखिर उसका कुछ तो रीजन होता होगा ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडवोकेसी क्या होता है। तो इसको समझने के लिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लीजिए जो धरना प्रदर्शन देते हैं, कोई अपना बात रखने के लिए जो धरना प्रदर्शन देते हैं वो एक तरह का एडवोकेसी होता है।
तो आखिर लोग धरना क्यों देते हैं? कुछ समस्या होती होगी, उस समस्या को उजागर करने के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो लोग जो धरना देते हैं वो एक तरह का एडवोकेसी हो गया। तो एडवोकेसी स्ट्रेटजीज में स्टार्टिंग कैसे हुआ? समस्या की जब कोई पहचान हुई, उसको हम परिभाषित किए, तब अगला स्टेप होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवश्यकताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा ICF के अंतर्गत एक डोमेन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 2 शारीरिक कार्य और संरचनाएं। ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरणीय कारक। ऑप्शन नंबर 4 क्रियाकलाप और भागीदारी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है आवश्यकताओं के वर्गीकरण में। आवश्यकता मतलब क्या होता है? जो विकलांग होते हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके वर्गीकरण में ICF के अंतर्गत एक क्या डोमेन में नहीं आता है? तो जो विकलांग व्यक्ति के संबंध में जो ICF होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, इसके संबंध में जो ICF होता है वो 3 प्रकार का डोमेन को बताता है। सबसे पहला जो डोमेन होता है वो होता है शारीरिक कार्य और संरचनाएं। सेकेंड डोमेन है क्रियाकलाप और भागीदारी। थर्ड है पर्यावरणीय कारक। तो इसमें पूछा है कौन सा डोमेन नहीं है, ICF के अंतर्गत कौन सा डोमेन नहीं है? सामाजिक और आर्थिक स्थिति ICF का डोमेन नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकासात्मक विलंब की शीघ्र पहचान के लिए समानता निम्नलिखित में से कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट DDST। ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिक गुणसूत्र प्रारूपण। ऑप्शन नंबर 3 MRI स्कैन। ऑप्शन नंबर 4 रक्त ग्लूकोज परीक्षण। तो विकासात्मक विलंब यानी कि जो विकास में विलंब होता है उसको शीघ्र पहचान करने के लिए हम डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्त्रों के रंजक के दौरान पुच्छल प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यह एक दोष है जो वस्त्र में तब होता है जब वस्त्र की चौड़ाई में किसी अन्य प्रवण का क्षैतिज बैंड बच जाता है। ऑप्शन नंबर 2 रंजक अपगाह में लंबे बैच डालने के कारण वस्त्र की लंबाई के अनुदिश शेड में परिवर्तन होता है, जिससे शेड शुरू से अंत तक क्रमिक रूप से हल्का होता जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यह रंजित वस्त्र में अनभिप्रेत सतत धारियों या पट्टियों का एक पुनरावृत्ति पैटर्न है, जिसे एक दोष माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यह रंजक द्रव का असमान अवशोषण है, जो विशिष्टता जब उच्च व्यावर्ती सूत्रों से बने वस्त्रों का रंजन किए जाने पर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वस्त्र पर पुच्छल प्रभाव क्या होता है। तो पुच्छल प्रभाव का यहाँ से तात्पर्य यह होता है तो इसे ही कहते हैं पश्च समर्थन रणनीति को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कोई कंपनी निवेश को शीघ्र रिकवर करने और शुरुआती दत्तकग्राहियों को आकर्षित करने के लिए एक उच्च प्रारंभिक कीमत निर्धारित करती है, तो उस रणनीति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक कीमत निर्धारण, साइकोलॉजिकल प्राइजिंग। ऑप्शन नंबर 2 प्रतिस्पर्धी कीमत निर्धारण, कॉम्पिटिटिव प्राइजिंग। ऑप्शन नंबर 3 कीमत क्षेत्र, प्राइज स्कीमिंग। ऑप्शन नंबर 4 प्रवेश कीमत निर्धारण, पेनिट्रेशन प्राइजिंग। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक कोई कंपनी है, वो निवेश को शीघ्र रिकवर करने के लिए एक कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, एक कोई प्रोडक्ट है, भी कोई प्रोडक्ट है, इस पर अपना निवेश की हुई है और इस निवेश को जो इसमें पैसा लगाई हुई है इस पैसे को जल्दी से निकालने के लिए और जो शुरुआती जो ग्राहियों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले इस कंपनी में जो लगाया गया पैसा है उसको निकालने के लिए और जो शुरुआती जो ग्राहक आ रहे हैं उसको आकर्षित करने के लिए एक उच्च कीमत का निर्धारण करती है। तो इस स्ट्रेटेजीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, विकास पत्रकारिता डेवलपमेंट जर्नलिज्म को सर्वोत्तम रूप से ऐसे पत्रकारिता के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो है। ऑप्शन नंबर 1 TRP बढ़ाने के लिए सनसनीखेज कंटेंट तैयार करती है। ऑप्शन नंबर 2 विकास प्रक्रियाओं, नीतियों और लोगों पर उनके प्रभाव की जांच करती है। ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक अभियानों के लिए प्रचार संबंधी कंटेंट प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 मुख्य रूप से हालिया अपराध और दुर्घटना संबंधी समाचारों पर केंद्रित होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है
विकास पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? ठीक, इसको सिंपल वे में यही कहेंगे कि विकास पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो विकास पत्रकारिता होता है कि विकास की जो प्रक्रिया, नीति, लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या विकास के काम हो रहे हैं, इन सब पे फोकस, मेनली इसका फोकस बस सिर्फ डेवलपमेंट पे ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, उद्यमिता को डैश के रूप में सटीक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, बिना किसी नवाचार या जोखिम के उत्पादों को खरीदने और बेचने का कार्य। ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम होता है टेकिंग रिस्क। ऑप्शन नंबर 2, मूल्य सृजन के लिए संसाधनों की पहचान, आयोजन, प्रबंधन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3, बिना कोई परिवर्तन लाए केवल स्थापित संगठनों या प्रबंधन करने की कार्य पद्धति। उद्यमिता में टाइम से उसमें इनोवेशन लाना पड़ता है, और जो स्थापित संगठन प्रबंधन है उसमें भी टाइमली अपडेट करना होता है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, केवल दैनिक संचालन को बनाए रखने पर केंद्रित एक नियमित प्रशासनिक गतिविधि। ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि केवल एक नियमित प्रशासनिक गतिविधि से कोई भी उद्यमिता को हम नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि जो उद्यमिता होती है, या उद्यमिता को सबसे सिंपल वे में समझ सकते हैं बिजनेस। ठीक, तो बिजनेस में टाइम से हमको जो सृजन संसाधन होते हैं उनकी पहचान करना होता है, उनका आयोजन करना होता है, प्रबंधन करना होता है, उसमें टाइमली इनोवेशन करना होता है, कुछ क्रिएटिविटी करना होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास हो सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारंपरिक वस्त्रों में समकालीन कंटेम्प्रोरी रूप देने के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है जो पारंपरिक वस्त्र हैं उसके विषय में इस चारों ऑप्शन में से एक कथन गलत दिया हुआ है, तो उस गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, हाल ही के दिनों में बालूचरी साड़ियों में रंग अधिक चमकीले और बहुवर्णी हो गए। ए ऑप्शन सही है। हाल ही के दिनों में बालूचरी साड़ियों पर अलंकरण के लिए जरी के धागों का उपयोग किया जाता है, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4, हाल ही के दिनों में बनारसी ब्रोकेट का उपयोग महिलाओं के लिए पोशाक, कुर्ती, बैग और अन्य एसेसरीज बनाने के लिए यूज होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखेंगे, हाल ही के दिनों में बनारसी ब्रोकेट साड़ियों पर नमूनों के रूप में रामायण और महाभारत के दृश्य दर्शाए जा रहे हैं, ये राइट आंसर नहीं है, इसलिए ये जो बताया गया है रामायण और महाभारत के दृश्य दर्शाए गए हैं, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक, क्योंकि जो बनारस की ब्रोकेट साड़ियाँ होती हैं उनमें जो बेसिकली जो फूल, पत्ती, हाथी, मोर, तोता, कमल, इन सब मोटिव का प्रयोग किया जाता है, जो ज्यामितीस होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, रामायण और महाभारत के दृश्य का नहीं प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैब्रिक तैयार करने में विरंजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर 1, धागे की मोटाई बढ़ाने। ऑप्शन नंबर 2, एक समान रंजक के लिए प्राकृतिक रंग और अशुद्धियाँ हटाने। ऑप्शन नंबर 3, फैब्रिक में चमक और कड़ापन लाने। ऑप्शन नंबर 4, फाइबर संरचना को मजबूत करने। तो जो फैब्रिक तैयार करने में जो विरंजन होती है, जो ब्लीचिंग होती है, उसका मेन यूज क्या होता है, तो उसका मेन यूज होता है एक समान रंजक के लिए प्राकृतिक रंग और अशुद्धि हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो कपड़े का जो नेचुरल रंग है उसको हटाकर, और उसको उस कपड़े का जो नेचुरल रंग है उससे ब्लीचिंग के द्वारा इसको हटा सकते हैं। कपड़े पर कोई अशुद्धि लगी है तो साथ साथ ये भी हट जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास कार्यक्रम में प्रयुक्त एक सामान्य सहभागी प्रशिक्षण तकनीकी है। ऑप्शन नंबर 1, लंबे सैद्धांतिक व्याख्यान, लॉन्ग थियोरेटिकल लेक्चर्स। ऑप्शन नंबर 2, भूमिका निर्वाह और अनुकरण, रोल प्ले एंड सिमुलेशन। ऑप्शन नंबर 3, केवल ग्रेडिंग आधारित मूल्यांकन, ग्रेडिंग बेस्ड असेसमेंट ओनली। ऑप्शन नंबर 4, मौन अवलोकन सत्र, साइलेंट ऑब्जर्वेशन सेशन। तो क्वेश्चन में पूछा है एक सामान्य सहभागी परीक्षण मतलब होता है जिसमें आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो लंबे जो सैद्धांतिक व्याख्यान होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, उनमें हम खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं। केवल ग्रेडिंग आधारित मूल्यांकन में भी बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, और मौन में तो वैसे ही इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल देखने का काम होता है। जब बच्चा रोल प्ले करता है, कोई नाटक करता है, कोई किसी चीज़ का अनुकरण करता है, तो ये जो होता है उसमें खुद पार्टिसिपेट करता है, तो ये सहभागी प्रशिक्षण तकनीकी का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान उद्यमों में विपणन प्रबंधन के रणनीतिक लक्ष्य का सटीक वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1, बाजार की जरूरतों का आकलन करने से पहले उत्पाद में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर 2, ग्राहक संपर्क को बिक्री के बाद के चरणों तक सीमित रखना। ऑप्शन नंबर 3, संगठनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों के लिए मूल्य सृजित करना, संप्रेषित करना और वितरित करना। ऑप्शन नंबर 4, उत्पाद मूल्य पर विचार किए बिना जोरदार ढंग से प्रचार पर फोकस करना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विपणन यानी कि मार्केट होता है। मार्केट प्रबंधन के रणनीति लक्ष्य को सटीक वर्णन कौन सा ऑप्शन इसमें से करता है? यानी कि जो आधुनिक जो हम मॉडर्न बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारी जो मार्केट जो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो उसका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्या इसका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि बाजार की ज़रूरतों को आकलन करने से पहले हम उस उत्पाद में वृद्धि कर दें, कि मतलब हम ये जाने ही नहीं कि लोगों की डिमांड क्या है, बाज़ार में कंपटीशन क्या है, बाज़ार में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, तो उसको जाने बिना ही अपने हम जो प्रोडक्ट है उसके उत्पाद में वृद्धि कर दें। ये रॉन्ग आंसर है। फिर सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ग्राहक संपर्क को बिक्री के बाद के चरणों तक सीमित रखना। जी नहीं, बिक्री के बाद ग्राहक से संपर्क को हम सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्राहक को सेल कर दिए, अब उसके बाद ग्राहक से कोई हमारा संपर्क नहीं होगा, तो फिर आगे जो हमारी जो बिक्री होगा उस पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर उत्पादन मूल्य पर विचार किए बिना हम जोरदार ढंग से प्रचार प्रसार पर पहले ही फोकस कर दें, ये भी रॉन्ग आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो संगठनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों के लिए मूल्य सृजन करना, संप्रेषित करना और वितरित करना, ये होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ग्राहकों के अकॉर्डिंग हम मूल्य को सृजन करेंगे, उनसे संप्रेषित करेंगे, वितरण कैसा होना चाहिए, जैसे डिलीवरी होना चाहिए, जैसे होम डिलीवरी होना चाहिए, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कैसा होना चाहिए, इसका मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, MSME विकास अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, बाजार हिस्सेदारी और वार्षिक कारोबार। ऑप्शन नंबर 2, लाभ और वार्षिक कारोबार। ऑप्शन नंबर 3, संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश और वार्षिक कारोबार। ऑप्शन नंबर 4, उत्पाद विविधीकरण और वार्षिक कारोबार। तो जो MSME, सबसे पहले जानेंगे MSME का क्या होता है। MSME जो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेसेस होता है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेसेस। ठीक, तो विनिर्माण के क्षेत्र में होता है, के क्षेत्र में उद्यमों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो संयंत्र और मशीनरी होते हैं उनमें जो हम निवेश करते हैं और वार्षिक जो कारोबार होता है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाचार रिपोर्टिंग में आरोपण सबसे मुश्किल तब होता है जब। ऑप्शन नंबर 1, एक ही घटना के संबंध में कई स्रोत परस्पर विरोधी विवरण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, समाचार नियमित प्रशासनिक अपडेट के संबंध में होता है। ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्टर आधिकारिक प्रेस रिलीज का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4, स्रोत अत्यधिक विश्वसनीय और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब है, समाचार में जब समाचार होता है तो उसमें आरोपण सबसे डिफिकल्ट कब होता है? तो समाचार में जैसे आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, न्यूज़ में जब डिबेट्स होते हैं तो एक ही मुद्दे पर लोग जो नेता होते हैं अलग अलग राय देते हैं, कभी कभी आपस में ही वो भिड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब विवाद करने लगते हैं। तो ऐसे जब कंडीशन आती है तो ये जो कंडीशन होती है तो ये आरोपण की सबसे मुश्किल कंडीशन होती है, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक ही घटना के संबंध में कई स्रोत परस्पर विरोधी विवरण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का अधिकार निम्नलिखित में से किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन नंबर 1, धारा 26। ऑप्शन नंबर 2, धारा 27। ऑप्शन नंबर 3, धारा 29। ऑप्शन नंबर 4, धारा 13। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, धारा 13, जिसमें इसमें अधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट होते हैं उनको वकालत करने का अधिकार दिया गया है धारा 13 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में विकास पत्रकारिता की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख भूमिका है? ऑप्शन नंबर 1, पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यतः सेलिब्रिटी कार्यक्रमों और मनोरंजन आधारित कहानियों पर फोकस करने से क्या विकास होता है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है विकास पत्रकारिता
अभी इस पिछले वाले इसी वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया। तो विकास, जहाँ पे विकास पत्रकारिता की बात आती है, जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म की बात आती है, वो इसका जो ऑप्शन होगा वो डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होगा। तो क्या हम जो सेलिब्रिटी कार्यक्रम, मनोरंजन आधारित कहानी जो फोकस करते हैं, तो उनसे कोई विकास होता है? नहीं, ये रॉन्ग आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, स्वतंत्र जांच के बिना सरकारी प्रेस विज्ञप्ति को कवरेज देना। यानी कि जो हम जांच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी प्रेस में अपनी जो विज्ञप्ति हैं उसको हम कवरेज दे रहे हैं, इससे कोई विकास होगा? नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 है, उच्च टीआरपी रेटिंग बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक विकास संबंधी मुद्दों की तुलना में ब्रेकिंग न्यूज़ को प्राथमिकता देना। यानी कि हम अपने इसमें टीआरपी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, और जो दीर्घकालीन विकास के मुद्दे हैं उस पर हम फोकस ना करके केवल अपने ब्रेकिंग न्यूज़ पर जो है उस पर हम प्राइमरीली मेरा फोकस रह रहा है, तो उससे कोई डेवलपमेंट होगा? नहीं, ये रॉन्ग आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों और जन जागरूकता पैदा करना। मतलब हम विकास पत्रकारिता मेनली वहाँ फोकस करता है जहाँ पे स्वास्थ्य की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दा, जन जागरूकता पैदा करने की बात आती है, जहाँ पे लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, लोगों को ये सिखाया जाता है कि वोट के बारे में बताया जाता है कि हाँ, वोट देना आपका अधिकार है, महिलाओं को मासिक धर्म के बारे में बताया जाएगा। तो ये सब जो होती है ये विकास पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पे लोगों के विकास संबंधी बातें होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम जो आने वाले जो लास्ट 20 क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।